नमस्कार, आज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। ताबड़तोड़ ऑपरेशंस की वजह से नक्सली घुटने के बल आ गए। नक्सली खुद स्वीकार कर रहे हैं कि उनके 400 से ज्यादा माओवादी कमांडर और लीडरों को जवानों ने मार गिराया है। लिहाजा नक्सलियों को भी अब एहसास हो गया है कि अब उनका बच पाना मुश्किल हो गया है। अगर अब उन्होंने घुटने नहीं टेके तो उन्हें या तो मार गिराया जाएगा या गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लिहाजा डरे सहमे नक्सलियों ने अब शांति वार्ता की गुहार लगाई है। चलिए पहले रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। माओवादियों का ये लेटर जवानों के हौसलों का गवाह है। फोर्स के लगातार एनकाउंटर से घबराए नक्सली जंग खत्म करने को तैयार हो गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे से पहले भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवाद की केंद्रीय समिति ने एक लेटर जारी किया, जिसमें कई शर्तों के साथ शांति वार्ता की अपील की है। ऑपरेशन कगार को रोकने का आग्रह, ऑपरेशन रोकें, युद्ध विराम करेंगे। ऑपरेशन से माओवाद इलाके में बड़ी हिंसा और हत्याएं। हमने 15 महीने में 400 साथियों को खोया। सुरक्षा बलों की वापसी, नए कैंप रोकने की मांग। लगातार एनकाउंटर के बाद डरे नक्सली। केंद्रीय गृह मंत्री के दौरे से पहले जारी किया प्रेस नोट। 4 अप्रैल को छत्तीसगढ़ आ रहे हैं अमित शाह। मार्च 2026 है नक्सल खात्मे की डेडलाइन। नक्सलियों की शांति वार्ता पर सरकार का कहना है कि जल्द ही हमारी कोशिश भी यही है कि सभी लोग अमन, चैन और खुशहाली से मिलजुल कर रहे। तो कांग्रेस को ये प्रोपोगेंडा नजर आ रहा है। मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ बनाने की माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी सभी की मंशा है और डेडलाइन पर हमारा काम भी चालू है। मुझे लगता है कि स्विट्जरलैंड से भी अच्छा वादी हमारे बस्तर के पास है। अंतिम छोर पर जहां तक आज तक विकास की किरण नहीं पहुंच सकी नक्सलवाद की वजह से, वहां तक विकास पहुंचाने के लिए जो ये समिति का गठन किया गया है और जिला के कलेक्टर जो है जिले के प्रमुख होते हैं और उनकी निगरानी में जब सारे काम होंगे तो मुझे लगता है कि पारदर्शी तरीके से और नीचे तक पहुंचने का होगा। नक्सलियों के तरफ से अगर वार्ता के लिए ठोस निर्णय अगर आया है तो निश्चित रूप से सरकार को उस पर विचार करना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार अपनी वाहवाही लूटने के लिए ये कोई प्रोपोगेंडा तो नहीं। दरअसल लगातार एनकाउंटर से नक्सलियों का मनोबल टूट गया है। मुठभेड़ में कई बड़े नक्सलियों की मौत हो चुकी है। तो सरकार की नई सरेंडर पॉलिसी का भी असर है कि नक्सली शांति वार्ता के लिए तैयार हो गए हैं। लेकिन नक्सलियों का ये प्रस्ताव डर है या कोई नया दांव, ये बड़ा सवाल है। गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर। जिस तरह की भाषा पर्चे में लिखी गई है वैसी भाषा कभी नक्सलियों की नहीं रही है। उनके पर्चे हमेशा धमकी और चेतावनी से भरे होते थे। ऐसे में इस बार पर्चे में जिन शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है वह जान बख्शने की भीख के समान है। लेकिन नक्सली जिन शर्तों के आधार पर शांति वार्ता चाहते हैं वो शर्तें पहले भी नक्सलियों की तरफ से कई बार रखी जा चुकी हैं। लेकिन गोरिल्ला युद्ध लड़ने वाले नक्सलियों पर कभी यकीन नहीं किया जा सकता। लिहाजा न तो कभी सीज फायर बस्तर में प्रभावी हुआ और न ही पुलिस ऑपरेशन रुके। लेकिन इस बार स्थिति नक्सलियों की तरफ से ज्यादा विकट दिख रही है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि मात्र 11 महीने का वक्त नक्सलियों के पास बचा है। मार्च 2026 के टारगेट पर डबल इंजन की सरकार के लगातार अटैक ने नक्सलियों की कमर तोड़ कर रख दी है। तो क्या वाकई में इस बार नक्सली शांति वार्ता चाहते हैं? क्या नक्सलियों पर यकीन कर सीज फायर किया जा सकता है या फिर नक्सली इस वार्ता के पीछे कुछ दूसरी ही रणनीति पर काम कर रहे हैं? ये तमाम चीजें हैं जो अभी आपने सुनी। कुछ सवाल हैं इस पर बंसल न्यूज के। क्या कुछ सवाल हैं? पहला सवाल है बंसल न्यूज का, नक्सलियों का ये प्रस्ताव उनका डर है या कोई दांव? पहला सवाल। दूसरा सवाल, शाह के दौरे से पहले शांति वार्ता की अपील के आखिर क्या मायने हैं? तीसरा सवाल, आखिर नक्सलियों के प्रस्ताव को प्रोपोगेंडा क्यों बता रही है कांग्रेस? ये 3 सवाल है जो बंसल न्यूज उठा रहा है। विजय शर्मा की भी इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। क्या कुछ कहा उन्होंने वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन जो उनका लब्बो लुबाब यही था कि जिन चीज़ों को प्रेस नोट में दिया गया है, जो लिखा गया है, उन शर्तों के आधार पर
बातचीत नहीं हो सकती। सरकार बातचीत के लिए हमेशा तैयार है, बिल्कुल तैयार खड़ी है, लेकिन उसके लिए आपको सामने आना पड़ेगा बिना किसी शर्त के। अब मेहमानों से आपका तारुफ कराऊंगा। मनीष जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बस्तर से वरिष्ठ पत्रकार है, बहुत स्वागत करता हूं उनका। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से नीलकंठ टेकाम जी जुड़ेंगे, बहुत स्वागत करता हूं उनका। और अगर मैं बात करूं इसके अलावा हमारे साथ जो हैं वो सुरेंद्र शर्मा जी जो हैं वो जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं मनीष जी के पास चलूंगा। उसके पहले विजय शर्मा जो डिप्टी सीएम हैं और निश्चित तौर पर गृह मंत्रालय उनके पास है, उन्होंने क्या कुछ कहा इस प्रेस नोट को लेकर पहले सुनवा देता हूं, फिर इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। विजय शर्मा की बाइट सुन लेते हैं। और अभी जो इन्होंने कहा है उसमें ये कहा है कि हम युद्ध विराम कर देंगे, तो युद्ध विराम वाला कोई मामला है नहीं। इस तरह की शब्दावली के साथ चर्चा कैसे होगी मैं नहीं समझ सकता हूँ। मैं पुनः कहता हूँ कि राज्य की सरकार अथवा केंद्र की सरकार एक गोली नहीं चलाना चाहती और बिल्कुल पुनर्वास नीति इसीलिए लाई गई है भाई, चाहे वो ये सोचते हो कि हमारा कहीं मन भटके, कहीं कुछ नहीं होने वाला भाई, हमारा कोई मन नहीं भटकने वाला, हमको बड़ी स्पष्टता है क्या करना है। पहला सवाल मैं मनीष जी से शुरू करता हूं। मनीष जी, नक्सलियों के इस पर्चे को समझाने की कोशिश करें कि आखिर क्या आशय निकाला जाए। नक्सलियों का डर है या इसके पीछे अक्सर जो होता है कोई हिडन एजेंडा तो नहीं है नक्सलियों का? मनीष जी। देखिए, ये जो पत्र आया है, सबसे पहले इस पत्र की टाइमिंग को लेकर के एक सवाल खड़ा होता है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी का जो बस्तर का प्रवास है, दंतेवाड़ा का प्रवास है 5 अप्रैल को, उसके ठीक 3 दिन पहले जो ये पत्र आकर के कहीं ना कहीं ये सुर्खियों में आ गया है। दूसरी बात यह है कि शांति वार्ता को लेकर के पहले भी नक्सलियों के पर्चे जारी होते रहे हैं, लेकिन ये एक ऐसे समय ये पर्चा जारी हुआ है, एक बयान आया है जबकि नक्सलियों का बहुत नुकसान हुआ है। कुल मिलाकर के अगर हम ये कह दें कि नक्सली बैक फुट पर हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या जब नक्सलवाड़ी से ये आंदोलन शुरू हुआ और आज बस्तर और छत्तीसगढ़ में इस ऊंचाइयों तक पहुंचा, इसके बीच में वार्ता के कितने प्रयास हुए और उन प्रयासों पर क्या कहीं वो प्रयास फलीभूत होते हुए दिखाई दिए। अगर ये तीनों सवालों को अगर आप देखें, इन तीनों बातों को अगर देखें, तो एक बात बहुत स्पष्ट होती है कि नक्सली जिस तरीके से शर्तों के साथ शांति वार्ता की बात करते हैं और सरकार जिस तरीके से इन शर्तों को नकारती है, ऐसी स्थिति में शांति वार्ता हो नहीं सकती। अगर ये शांति वार्ता के प्रस्ताव पहले भी नकारे गए हैं तो इस महत्वपूर्ण अवसर पर नक्सलियों ने क्यों इसे भेजा? तो कुल मिलाकर के अगर एक स्ट्रेटेजी को देखें तो इसमें 2 बातें स्पष्ट होती हैं। एक तो ये कि बैकफुट पर सरकार के आक्रामक रुख या फोर्स के आक्रामक रवैये के कारण बैकफुट पर आए नक्सली या तो कुछ गैप चाहते हैं जिसकी वजह से वो अपने हिडन एजेंडा के तहत ये बात सामने ला करके वार्ता को लेकर के समय ले और अपने आप को मजबूत करें। दूसरी बात ये आती है कि देखिए, आज नक्सली यहाँ मजबूत क्यों हैं? नक्सली मजबूत इसलिए हैं क्योंकि यहाँ के जो भोले भाले आदिवासियों को वो अपने चंगुल में फंसा करके उनको अपने लड़ाके कैडर के साथ भर्ती कर लिए हैं। अभी जितने लोग मारे गए हैं उनमें मैक्सिमम नक्सलियों के ग्राउंड वर्कर हैं, और जब ग्राउंड वर्कर मारे जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो भी मानव हैं और मौत से हर किसी को डर लगता है। तो कहीं ना कहीं नक्सलियों की स्ट्रेटजी पर भी सवाल खड़े होते हैं। नक्सली जिन उद्देश्यों के तहत इन इलाकों में सशस्त्र संघर्ष कर रहे हैं, आखिर उनकी पूर्ति के लिए जब उनके लोअर कैडर ने सवाल खड़े करने शुरू कर दिए, तो जैसे कि बात आती है कि जब भी कोई बात आती है तो शांति वार्ता जो है वो प्रमुख पहल है, और इसी कारण नक्सलियों ने इसको एक हिडन एजेंडा के तहत मुझे लगता है प्लांट किया है। ठीक है, नीलकंठ टेकाम साहब भी जुड़ गए मेरे साथ। नीलकंठ टेकाम साहब तो आईएएस भी रह चुके हैं, कलेक्टर रह चुके हैं, और सबसे बड़ी बात है भी भारतीय जनता पार्टी से विधायक हैं और बस्तर के उसी क्षेत्र से आते हैं जहां को लेकर पूरा जिक्र चल रहा है। टेकाम साहब, पहले तो आप लोग कह रहे थे कि आप लोगों ने पहल की थी, वो सामने नहीं आ रहे थे, अब तो पहल नक्सलियों ने कर दी है, अब क्या करेंगे आप लोग? टेकाम साहब देखिए, अब ये
जो पत्र की बात आज अभी हो रही थी और उस पर मैं सुन रहा था कि मनीष जी काफी विस्तार पूर्वक उसका विश्लेषण भी कर रहे थे। तो मेरा तो बस इतना ही कहना है कि जो शांति वार्ता का जो प्रस्ताव आया है उस पर हमारे जो नेतृत्व के जिम्मेदार लोग हैं वो उस पर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे, उसको किस रूप में लेंगे और उसका क्या प्रभाव होगा। लेकिन जहां तक हम बस्तर में टेकाम बैठ साहब, करके टेकाम साहब जी टेकाम साहब, विजय शर्मा जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आपको मैं बता देता हूं। डिप्टी सीएम है आपके, उनका साफ तौर पर कहना है कि जो शब्दों का प्रयोग किया गया उस प्रेस नोट में, उसके आधार पर बातचीत संभव नहीं है। बातचीत करना है तो बातचीत के लिए कोई ये नहीं होता कि मैं ये शर्त रखूं तब मैं बातचीत करूं। बातचीत करने के लिए हम तैयार हैं और साफ तौर पर वो कह रहे हैं हम बिल्कुल नहीं चाहते कि एक भी नक्सली बंदूक की गोली से मारा जाए। हम चाहते हैं कि आत्मसमर्पण करें, हम चाहते हैं मिल बैठ के बात हो, लेकिन बिना किसी शर्त के। प्लीज टेकाम साहब आगे करिए जी। बिल्कुल, ये तो शुरू से ही continue हमारे भारतीय जनता पार्टी का जो स्टेप रहा है नक्सलवाद को लेकर के, और अभी इस बार जब गवर्नमेंट बनी और जब 26 जो है 2026 को एक टारगेट डेट सेट कर दिया गया कि हम 31 मार्च 2026 तक पूरा नक्सलवाद को जो है सशस्त्र नक्सलवाद को समाप्त कर देंगे। तो ये जो दृढ़ निश्चय के साथ जो संकल्प होकर के इस मुद्दे को केंद्रीय नेतृत्व ने और राज्य के हमारे पूरे पार्टी के लोग और हमारे सरकार में जो इस विभाग में काम कर रहे हैं, ये सारे लोग एक साथ मिल करके इस मुद्दे पर काम करना चालू कर दिया और उसका परिणाम जिस रूप में आया, मतलब एक तरीके से नक्सलवादियों के मान में घुस करके जिस तरीके से हमारे डीआरजी के जवान और हमारे पैरामिलिट्री फोर्स के लोग पूरे रणनीति के साथ जब लड़ाई चालू कर दिए, तो निश्चित तौर पर उनको लगने लगा कि अब हमारे पास कोई बचने का गुंजाइश नहीं बन रहा है। ठीक है, तो ये सारा स्टेटमेंट आ रहा है, जबकि हमारा शुरू से ही कहना है कि आप बिना शर्त के बात करेंगे तो उसके लिए आपका स्वागत है। ठीक है, सुरेंद्र शर्मा जी से बात कर लेते हैं लगाएंगे। सुरेंद्र जी, नक्सली जो बात ये कह रहे हैं, आपने तो दंश सहा है। झीरम घाटी हमला हम भूल नहीं सकते जो 25 मई 2013 का हुआ था। नक्सलियों की शांति वार्ता को आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या वार्ता से हल चाहते हैं लग रहा है, या वार्ता से हल की बजाय बंदूक से हल होना चाहिए ऐसा लग रहा है आपको? सुरेंद्र जी। नहीं, देखिए, हल तो हमेशा शांति से ही और मेरा मानना ये है कि किसी भी संघर्ष का कितना बड़ा युद्ध हो, अंततः उसका समापन टेबल में बैठ के ही होता है। मगर सवाल इस बात का है कि क्या आप हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को मानते हैं? पहले युद्ध आप बाद में युद्ध विराम करेंगे, तो उसमें आपको शांति की आवश्यकता है, आपको समझौता करना है, आपको बातचीत करना है। तो नक्सलियों को चाहिए कि अपने तरफ से युद्ध विराम की घोषणा कर दें और घोषणा करके भारत की संप्रभुता और भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था पर स्वीकार करते हुए उनको सामने आना चाहिए और सामने आकर के बातचीत करना चाहिए। निश्चित रूप से हमारा ये मानना है कि नक्सली जो है भारत देश के ही लोग हैं, और अगर उनको किसी प्रकार की असहमति है किसी बात से, तो हम तो कह रहे हैं कि भाई ये देश लोकतांत्रिक देश है, आप चुनाव लड़िए, विधानसभा में आइए, लोकसभा में आइए, आप अपनी बात रखिए और बात रखने का आपको अधिकार है। मगर जिस तरह से 135 करोड़ की आबादी वाले देश को आप चुनौती देने का प्रयास करेंगे, भारत के संविधान को चुनौती देने का प्रयास करेंगे, भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था को चुनौती देने का प्रयास करेंगे, ये किसी हालत में स्वीकार नहीं होगा। मैं जहाँ तक मेरा मानना है आदित्य कि छत्तीसगढ़ का या हिंदुस्तान का कोई भी आदमी अशांति नहीं चाहता, कोई भी आदमी असुरक्षा नहीं चाहता। छत्तीसगढ़ का बस्तर जो है हमारे लिए मोर मुकुट की तरह है। वहाँ के लोग विकसित हों, वहाँ के लोग भी अपने प्रतिभा का, अपने संस्कृति का तमाम विस्तार कर सके, वो भी देश की विकास के साथ बराबरी के भागीदार हो सके, ये उनका हक है और ये हक उनको मिलना चाहिए। और उस हक के रास्ते में नक्सली आ रहे हैं, बिल्कुल, इसलिए उनको रास्ते से तो हटना पड़ेगा। और रास्ते से हटने का क्या तरीका होता है चाहते हैं, ये तय करना है उनको। इस पर्चे के पहले भी बहुत सारे पर्चे आ चुके हैं,
मगर जिस तरह की शर्तों के साथ जी नक्सली जो है बिल्कुल, मैं वापस लौटूंगा आपके पास। जी सुरेंद्र जी, मैं वापस आऊंगा आपके पास। मनीष जी, नक्सलियों की बातों पर कितना भरोसा किया जा सकता है, और जब इस तरह की वार्ता होती है तो कैसे प्रतिनिधि तय होते हैं, कहां वार्ता होगी, आपका अनुभव क्या कहता है? हालांकि विजय शर्मा ने बहुत साफ कह दिया है कि शब्दावली के साथ चर्चा संभव नहीं है, मतलब साफ है, अभी तो शुरुआती दौर पर सरकार ने इस प्रस्ताव को नकारी दिया है। मनीष जी। नहीं, देखिए, नक्सलियों का अगर आप पत्र देखेंगे तो उन्होंने, विजय शर्मा जी ने जो प्रतिक्रिया जताई है वो काफ़ी अच्छी प्रतिक्रिया है। अगर उनको देखेंगे तो आप तो नक्सलियों की जो भाषा है वो कहीं दूसरे, ऐसा लगता है वो किसी दूसरे देश से बात कर रहे हैं, युद्ध की बात कर रहे हैं, मानवाधिकार की, जो 400 नक्सली मारे गए हैं वो मानवाधिकार का उल्लंघन बता रहे हैं। इसके अलावा ऑपरेशन कगार बंद करने की बात कर रहे हैं, सुरक्षा बलों को वापस बुलाने की बात कर रहे हैं। तो ये कुछ ऐसी शर्तें हैं जिनके आधार पर कोई भी लोकतांत्रिक सरकार बात नहीं कर पाएगी। आपने जो दूसरा सवाल पूछा है कि भाई अगर इस प्रकार की कोई चीजें आती हैं तो कैसे होता है, देखिए मैं आपको एक बहुत बात बताऊं। एक अभी लगभग 1.5 महीने पहले की बात है, मेरी कुछ इंटेलिजेंस के अधिकारियों से बात हो रही थी। तो नक्सलियों की ओर से निश्चित रूप से नक्सली बहुत बेचैन है, और कहीं ना कहीं उनके जो लोअर कैडर में इस बात को लेकर के खलबली मची हुई है कि जो नक्सलियों ने जो सब्ज बाग दिखाया है उसकी पूर्ति क्या बातचीत से नहीं हो सकती, क्या हम बातचीत करके शांति वार्ता नहीं कर सकते। तो ये जो चीजें आई हैं उसमें उन्होंने कई लोगों के नाम भी सुझाए हैं, कई लोगों के नाम भी मांगे हैं। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं नक्सलियों के बीच में इस प्रकार की एक खलबली है। तीसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए 1969 से जब से नक्सलवाद का उदय हुआ है तब से सिर्फ एक बार 2003-2004 में आंध्र प्रदेश सरकार के साथ नक्सलियों की सीधी वार्ता हुई है, और इस वार्ता का नतीजा जो है वो नक्सलियों के अनुकूल नहीं रहा है और वो वार्ता सफल भी नहीं हुई है। उसके बाद आंध्र प्रदेश से नक्सलवाद का लगभग सफाया हो गया है, क्योंकि उनके जो पदाधिकारी छिपे हुए थे वो बाहर आए और उनको पहचान करके पुलिस ने उनका दांव उन्हीं पर खेला, और जिसके चलते नक्सलियों को बहुत नुकसान हुआ है। आमतौर पर जब भी वार्ता की बात आती है तो नक्सली जो है कुछ सोशल एक्टिविस्ट लोगों को का चयन करते हैं, जो उनकी जो मानवाधिकार संगठन से आते हैं, कुछ पत्रकारों की बात आती है और कुछ लेखकों की बात आती है, जो कहीं ना कहीं उनकी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं और जो समाज में उनके हिसाब से न्यूट्रल फेस होते हैं, वो बैठ करके बातचीत की जो पहल करते हैं, और सरकार और उनके टेकाम साहब, आपको क्या लगता है कि नक्सली वार्ता करने के लिए मजबूर हुए हैं टेकाम साहब, या फिर वाकई में नक्सलियों का दिल बदल गया है? टेकाम साहब, देखिए, नक्सलियों का जिस तरीके से सफाया हुआ है और जो नक्सलाइट यहाँ पर शुरुआती दिनों में जिस तेवर के साथ अंधाधुंध तरीके से यहाँ बस्तर को बर्बाद करने में सफल हुए थे, उनमें से कई लोग जो है मारे गए हैं, कई लोग बूढ़े हो गए हैं, कई लोग उम्र दराज हो गए हैं, और खास करके जो बस्तर के जो ट्रेन है, बस्तर का जो भौगोलिक स्थिति है, इसको समझने वाले लोग जो उनके पास थे, उनमें से अधिकांश लोग समर्पित हो गए हैं। अब समर्पित हो गए हैं तो उनके इंटेलिजेंस में बढ़ रहा है, और उनसे लड़ाई करने के लिए बस्तर फाइटर हमारा सामने खड़ा हुआ है। तो जो जिन परिस्थितियों में वो लोग फल फूल रहे थे, पनप रहे थे, और जो उनको ऑक्सीजन देने का काम सोशल एक्टिविस्ट के माध्यम से हो रहा था, उन सारे रास्तों को मैं समझता हूँ कि लगभग बंद कर दिया गया है। और ये अब केवल बस्तर के लिए, बस्तर वासियों के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए महज एक एजेंडा नहीं है जी। अब ये जो है एक संकल्प में शामिल हो गया है कि हम किसी भी हालत में सशस्त्र नक्सलवाद जो है बस्तर में, छत्तीसगढ़ में, और जैसा कि गृह मंत्री जी ने कहा है पूरे देश में, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसी स्थिति में इस तरह की चिट्ठियां, सुरेंद्र जी, आप लोगों ने भी कई बार कोशिश की थी बातचीत के जरिए हल निकले, कई बार बघेल जी ने भी मंच से कहा था इस बारे में,
लेकिन तब ऐसा असर क्यों नहीं हो पाया? क्या लगता है आपको, क्यों नक्सली इस प्रकार की वार्ता के लिए तैयार नहीं हो पाए? इच्छा शक्ति की कमी थी या ऑपरेशन ही नहीं हुए जिससे नक्सली बैकफुट पर आते और ऐसा लेटर आपके समय भी दे देते? आपके समय तो ऐसा लेटर कोई सामने नहीं आया था कि वो खुद सशर्त जो है बातचीत के लिए तैयार हो। सुरेंद्र जी, ये 1969 से जो नक्सलवाद चालू हुआ वो धीरे धीरे करके बीमारी इसकी बढ़ी और बीमारी भी इसका कम होना जो शुरू हुआ है वो धीरे धीरे ही हुआ है। और लगातार हमारी सरकार ने भी जिस तरह से वनोपज के मूल्य में वृद्धि की, वहाँ के वनवासियों को उनके तेंदुपत्ता के खरीदी में जिस तरह की राहत पहुंचाई, उनके बंद खोले, उनके लिए सड़कें बनाई और एक ऐसा वातावरण तैयार किया, उसी कार्यक्रम को जहाँ तक सवाल ये है कि ये समस्या एक्चुअल में कांग्रेस भाजपा की समस्या नहीं है, ये समस्या राष्ट्रीय समस्या है। ये खाली छत्तीसगढ़ में है ऐसा नहीं, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र है, बिहार है, तमाम बंगाल। लेकिन वहां की सरकारों ने लगभग काबू पा लिया है, हमारे यहीं बचा हुआ है नक्सलवाद। यहाँ पर भी काबू पाने की दिशा में जितनी भी सरकारें आई हैं सबने अपने तरीके से प्रयास किया है। और अभी भी आप क्या समझ रहे हैं, आप ये जो पत्र आया है जो माननीय दीपक बैज ने प्रोपेगेंडा कहा है, तो उसको आप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर मत लीजिए। उनका कहने का आशा ये है कि नक्सलियों को प्रोपेगेंडा हो सकता है, ये दिग्भ्रमित करने का प्रयास हो सकता है। बस्तर की शांति, सुरक्षा और उन्नति, इस बात की आकांक्षा हर छत्तीसगढ़िया करता है, हर बस्तरिया करता है, हर हिंदुस्तान का रहने वाला करता है और इसमें किंतु परंतु का कोई प्रश्न नहीं है। नक्सलियों के प्रति सहानुभूति का कहीं कोई सवाल ही नहीं पैदा होता और उनको मनीष जी, एक कहावत है, भय बिन प्रीत न होत गोपाला। क्या नक्सलियों का डर है कि 2026 तक सब खत्म हो जाएगा? डर है नक्सलियों को? 400 कमांडर नेता नक्सलियों ने खुद माना है कि वो मार गिरा है। अब उनको सबसे बड़ी बात है कि नए लड़ाके भर्ती नहीं हो पा रहे हैं, लगातार वो कमजोर हो रहे हैं, यही कारण मान रहे हैं इस लेटर का? मनीष जी, नहीं, निश्चित रूप से देखिए, नक्सलियों की जो स्ट्रेटेजी रही है या नक्सलियों की जो ताकत रही है वो बंदूक रही है और उनके लड़ाके रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने बस्तर में आतंक फैला करके लोगों के नाम से आतंक फैलाया, बंदूक का भय दिखाया और उस इलाके में अपना एक डोमिनेशन कायम किया। अब जिस तरीके से फोर्स उनका सफाया कर रही है, निश्चित रूप से उनके वजूद पर सवाल खड़ा हो गया है। और अगर ये लड़ाके ही नहीं रहेंगे नक्सलियों के, तो नक्सली किनके बूते वहां पर आतंक फैला पाएंगे? देखिए, बंदूक की गोली ही नक्सलियों का जो दहशत फैलाने का एक प्रमुख शस्त्र है। और जिस तरीके से फोर्स उनका सफाया कर रही है, मुझे लगता है नक्सलियों में बहुत तेजी से ये भय व्याप्त है। और जो उनके कमजोर दिल वाले बहुत सारे फोर्स में वो लोग भी होते हैं जो दबाववश उनके साथ हैं, ऐसे लोग जो है वो अपना भविष्य अंधकार में देख रहे हैं और कहीं ना कहीं उनके अंदर भी बगावत की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। टेकाम साहब, छोटा सा जवाब दीजिएगा। टेकाम साहब, आप लोग नक्सलियों को खत्म करने की स्थिति में है, पहली बार नक्सलियों के खिलाफ जवान अपर हैंड में दिख रहे हैं, तो फिर नासूर को रखने की क्या जरूरत है? सर्जरी करके खत्म कर देते हैं। कहते हैं ना, कैंसर के जो विषाणु रह जाते हैं तो कभी भी फिर से अटैक कर देते हैं, तो फिर सर्जरी करके हटा देना ही सही है। क्यों वार्ता करेंगे बताइए? नहीं, क्या, देखिए, हम प्रजातांत्रिक देश में रहते हैं, मानवतावादी विचारधारा हमारे पार्टी की रही है और इसी वजह से लगातार इस बात की अपील भी की जा रही है ताकि कोई भी जो मौत हो रही है वो कहीं ना कहीं, हमारा यह मानना है कि किसी का बेटा है, किसी का परिवार का व्यक्ति है, भले चाहे वो नक्सलवादियों के इल्ड से हो या हमारे फोर्स के इल्ड से हो, तो वो जो भावना है, विश्व बंधुत्व की जो भावना है, वो हमारे पार्टी के विचारधारा में है। और इसी वजह से इसमें एक फ्लेक्सिबिलिटी, छोटा सा फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई देती है। लेकिन इसको अभी भी नक्सलाइटों को समझने की जरूरत है कि भारतीय जनता पार्टी की जो संकल्प है, वो संकल्प नक्सलवाद को खत्म करने का है। इसके नीचे कोई भी एक छोटा सा भी कोई समझौता नहीं किया जाएगा। ठीक है, सुरेंद्र जी, छोटा सा जवाब दीजिएगा। वार्ता होती तो किन शर्तों को पर सरकार को झुकना चाहिए? कोई रोड मैप आपने भी तैयार किया हो कि आपने भी कई बार कहा है कि वार्ता के लिए हम तैयार हैं, या सब कुछ उस समय हवा हवाई था, जैसा कोरबा में प्लांट का शिलान्यास करवा दिया था आप लोगों ने भूपेश बघेल जी के हाथ से? अरे भाई देखिए, शिलान्यास की बात आप करेंगे तो कई तो शिलान्यास तो दोबारा प्रधानमंत्री जी से भी करवा दिया भाजपा ने। उसकी बात छोड़िए, अभी आज बड़ा गंभीर प्रश्न है। गंभीर प्रश्न ये है कि
हमारा कहना ये है कि देश के नागरिक है वो, अगर वो भारत के संविधान को मानते हैं, भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को मानते हैं, तो निश्चित रूप से उनसे बातचीत करनी चाहिए। अगर वो सही रास्ते में आने को तैयार है तो रास्ता जरूर देना चाहिए। और आप जो कह रहे थे ना कि भय भी न हो तो न प्रीत, तो मुझको एक लाइन याद आ रही है कि कल तक सुख में सोया था, अब समय लगा है घटने, जब लगा कलेजा फटने तो पर्चा लगा है बचने। बहुत सुंदर बात सुरेंद्र शर्मा जी ने की। देखिए, हर कोई बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन बातचीत किन शर्तों पर? शर्तों नहीं, बिल्कुल शर्त क्यों होनी चाहिए? मैं आपसे बातचीत करने के लिए तैयार हूं, आप मुझसे बातचीत करने के लिए तैयार है, मतलब दोनों को 2-2 कदम आगे बढ़ना पड़ेगा। शर्त नहीं होनी चाहिए उसमें। आप अगर मुख्य धारा में आते हैं तो आप आइए, आपको भारत के संविधान पे भरोसा करना पड़ेगा, भारत के कानून पे भरोसा करना पड़ेगा। और आप जैसी शब्दावली आप यूज कर रहे हैं, युद्ध हो रहा है, संविधान के खिलाफ था, आपके जितने लड़ाके मारे गए, इन शब्दों के साथ वार्ता कैसे संभव है? या ये मान लिया जाए कि अमित शाह के दौरे के पहले ये नया शिगुफा नक्सलियों ने छोड़ दिया है, ताकि कुछ दिन में ब्रीदिंग स्पेस मिल सके। जितने समय युद्ध विराम, उतने समय में, उतने सालों में, उतने महीनों में, जितने दिन का भी युद्ध विराम हो, उतने समय में नक्सली अपने आप को और मजबूत करना चाह रहे हो। ये निश्चित तौर पर उनका एक छद्म से बढ़कर कुछ समझ में फिलहाल नहीं आ रहा है। आप सभी हमारे से जुड़े, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।